ओके, ठीक है ना। हम आज जो है वो काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, मैकेनिक्स का पार्ट है, ठीक है ना। तो पहले आप हेडिंग डालें मैकेनिक्स। मैकेनिक्स लिखें द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स with the study of motion, study of motion of material object. The branch of physics which deals with the study of motion of material object is called mechanics. ये हमने यहाँ डाला नहीं है, लेक्चर जो है वो फर्स्ट है, ठीक है ना। काइनेमेटिक्स का तो जो मैकेनिक्स है आपकी, उसमें ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। वहाँ पर ऐसे ही नोट करें आप, एक स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स, 3 पार्ट हैं, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और थर्ड है डायनामिक्स, ठीक है ना। जो ये स्टैटिक्स है, इसमें हम बॉडी एट रेस्ट स्टडी करते हैं। जैसे कोई बॉडी रेस्ट में रखी हुई है, यानी कि मेन इसमें स्टडी होती है इक्विलिब्रियम की, ठीक है ना। पुराने सिलेबस में जो ये बोर्ड थे, स्टेट बोर्ड, उसमें स्टैटिक्स जो है वो मैथ का एक पूरा पार्ट था, और उसमें इक्विलिब्रियम का काफ़ी, मतलब आप समझ सकते हैं मैथ का पार्ट था। जैसे आपका एलजबरा है, ट्रिग्नोमेट्री है, वैसे ही स्टैटिक्स पूरा एक पार्ट था। एक बुक, 2 बुक चलती, एक स्टैटिक्स और दूसरी डायनामिक्स, समझ गए ना। तो मैथ में वहाँ जो आपके यहाँ 2 पेपर होते हैं, वहाँ पर मैथ के 3 पेपर, उसमें थर्ड पेपर में खाली स्टैटिक्स और डायनामिक्स आती थी। उसमें टोटल फिजिक्स थी मैकेनिक्स की टोटल, ठीक है ना। इसीलिए जो स्टेट बोर्ड वाले हैं, जो यूपी वगैरह के, वहाँ पता नहीं उनके यहाँ है कि नहीं, लेकिन उनके यहाँ काफ़ी वो था पार्ट इसका जो है। तो इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, बॉडी एट रेस्ट, नाम ही है उसका स्टैटिक्स, ठीक है ना। इसमें फ़र्क ये, जो काइनेमेटिक्स होता है, इसमें हम मोशन की स्टडी करते हैं, लेकिन विदाउट एनी कॉज। इसी में वो इक्वेशन आती हैं आपकी काइनेमेटिक्स की, v इजूकल टू यू प्लस ए टी, एस इजूकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें आपने ध्यान दिया हो कि इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है, डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन कॉज से मतलब नहीं है। आगे के जो चैप्टर है, जिसमें न्यूटन्स लॉ, रोटेशनल मोशन, ठीक है ना, ये सारे चैप्टर जो हैं वो डायनामिक्स के अंदर आएंगे, क्योंकि वहाँ पर हम, जैसे फोर्स है, फोर्स जब लगाएंगे किसी बॉडी पर तो मोशन होगा, है ना। लिनियर हो सकता है, रोटेशनल मोशन हो सकता है, समझ रहे हैं ना बात को। तो वो सब स्टडी करते हैं किसमें, डायनामिक्स में। तो हमारा पहला पार्ट है, आप नीचे हेडिंग डालें काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड है, इसकी जो ग्रीक वर्ड है एक काइनेमा, काइनेमा का मतलब होता है मोशन, उससे बना है ये काइनेमेटिक्स। ये काइनेमा ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है काइनेमा का मोशन, इससे बनाया गया है, ठीक है ना। इसमें हम विदाउट एनी कॉज स्टडी करते हैं मोशन की। तो नीचे लिखें, इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन, इट इज़ द स्टडी ऑफ motion of the object without taking into
account the cause of their motion, the cause of their motion। ठीक है, समझ गए होंगे बात को। नेक्स्ट लाइन में लिखें, सब डिवीजन ऑफ मैकेनिक्स, सब डिवीजन ऑफ मैकेनिक्स डिस्क्राइब्स, सब डिवीजन ऑफ मोशन, सॉरी सब डिवीजन ऑफ मैकेनिक्स डिस्क्राइबिंग लिखो, डिस्क्राइबिंग मोशन, डिस्क्राइबिंग मोशन रिगार्डलेस ऑफ कॉजेज, रिगार्डलेस ऑफ कॉजेज लिखा। सब डिवीजन ऑफ मैकेनिक्स डिस्क्राइबिंग मोशन रिगार्डलेस ऑफ कॉजेज। लिखा ना, आप समझ गए होंगे काइनेमेटिक्स की डिफिनीशन, ठीक है ना। आपको ये भी मालूम उसमें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो, ये सभी अगर इधर से नहीं दिख रहा हो तो वहाँ सामने बैठ जाना, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालना है बॉडी एंड पार्टिकल, बॉडी एंड पार्टिकल। लिखा, लिखिए बॉडीज आर मैटर, बॉडीज आर मैटर बाउंडेड बाई, bodies are matter bounded by definite boundary, bodies are matter bounded by definite boundary। when size of the body, when size of the body is negligible in comparison to the, when size of the body is negligible in comparison to the distance of physical interest, when size of the body is negligible in comparison to the distance of physical interest, it is called particle। हाँ, आप समझने की कोशिश करें। जैसे ये आपका स्फेयर है, ये स्फेरिकल बॉडी है। आपने बॉडी की डिफिनेशन लिखा, क्या लिखा, बॉडीज आर द मैटर है बाउंडेड बाय डेफिनिट बाउंड्री, एक बाउंड्री है, ठीक है ना, उससे ये डिफाइन कर रहे हैं। आपको मालूम है ये स्फेयर है, ठीक, अर्थ का वो है। अगर हम अर्थ को सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, सन से अर्थ तक की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। जब हम वहाँ पर स्टडी करते हैं तब उसे लेते हैं पार्टिकल, और क्या करते हैं सर्कुलर मोशन की तरह, उसको है तो वो इलिप्टिकल पाथ है लेकिन सर्कुलर मान लेते हैं वहाँ पर, ठीक है ना। तो थी तो ये अर्थ क्या है, बॉडी है, लेकिन जब हम सन के चारों तरफ रिवॉल्व करके उसकी स्टडी करते हैं तो उसे हम पार्टिकल मान लेते हैं। हम काइनेमेटिक्स के अंदर जितनी भी बॉडी है, भले ट्रेन है, ठीक है ना, ट्रेन मान लीजिए 2 स्टेशन है, उनके बीच की डिस्टेंस नेचुरल अगर मान लो डिस्टेंस कम है, 10 किलोमीटर है मान लो, तो वो ट्रेन की ही डिस्टेंस बहुत होती है, कभी कभी 1 किलोमीटर होती है, ठीक है ना। तो फिर वो आप उससे जो है वो पार्टिकल थोड़ा नहीं मान सकते हैं। लेकिन अगर डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन 100 किलोमीटर है या 200 है, 1000 है, तो पार्टिकल मान लो उसको। फिलहाल काइनेमेटिक्स में हम जो भी स्टडी करते हैं, आपको ध्यान होगा कि जैसे न्यूटन्स का ग्रेविटेशन लॉ है, उसमें क्या है, G m1m2/r², मास है वो पार्टिकल का मास है, ठीक है ना। हम काइनेमेटिक्स में जो भी हो, ट्रेन हो, बस हो, कोई बॉडी हो, है बॉडी, लेकिन उसको पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे। पार्टिकल की तरह ट्रीट करने का मतलब ये है कि जैसे ये स्फेरिकल बॉडी है, इसका सारा मास इसके सेंटर पर कंसंट्रेट कर देंगे। आगे पढ़ेंगे, एक चैप्टर है हमारे यहाँ पूरा सेंटर ऑफ मास, उसमें क्या करते हैं कि बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, जहाँ हम एज्यूम करते हैं कि उसका होल मास वहाँ पर कंसंट्रेट होगा। समझ गए होंगे बात। तो यहाँ पर हम जो बॉडी है वो रियलिटी है, और जो पार्टिकल है वो उसका कॉन्सेप्ट है। आप समझ रहे हैं ना, रियलिटी और कॉन्सेप्ट का मतलब, रियलिटी में तो बॉडी है लेकिन हमने उसको पार्टिकल एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है ना। नहीं तो आप ट्रेन मूव करेगी तो आप पहले पूछेंगे कि वो फ्रंट पार्ट पहुँचा है इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की, कि बैक पार्ट पहुँचा है इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की,
समझ रहे ना, उसके तो डिफरेंट पार्ट की डिस्टेंस अलग अलग होगी। तो हम यहाँ पर वो नहीं स्टडी करेंगे, क्या करते हैं पूरी बॉडी को एक पार्टिकल मान लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालें रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, बॉडी जो भी हम लेते हैं जब किसी न्यूमेरिकल में कुछ नहीं लिखा है तो वो रिजिड बॉडी माना जाता है, ठीक है ना। देखें, व्हेन बाउंड्री ऑफ ए बॉडी, व्हेन द बाउंड्री ऑफ ए बॉडी and the position of its particle, when the boundary of a body and the position of its particle and the position of its particle remains the same, remains the same during its displacement, during its displacement, body is called rigid body. When boundary of a body and the position of its particle remains the same during its displacement, body is called a rigid body. देखो बॉडी ये तो अंदर से हॉलो है लेकिन वैसे ही रिजिड बॉडी है। फर्क क्या है रिजिड बॉडी में, उसमें रिजिड बॉडी जो है अगर किसी भी आप बॉडी को यहाँ पर मोशन करेंगे तो इसके अंदर के जो पार्टिकल है उनमें कोई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। आप समझने की कोशिश करें, अगर कॉटन ले लें आप, ठीक है, और कॉटन को आप बनाएं उसको स्फेरिकल और उसको आप फेंक दें हवा में, तो क्या होगा, जब वो मोशन होगा तो वो कंप्रेस हो जाएगी, तो उसके अंदर रिलेटिव मोशन हो गया। आप रिजिड का मतलब समझ रहे होंगे, हार्ड समझ लो है, ठीक है ना। उनके अंदर के ये सभी बॉडी जो आप देख रहे हैं, वुड है, ये सब रिजिड बॉडी है। हम जो यहाँ पर स्टडी करेंगे वो सभी बॉडी रिजिड बॉडी होगी। समझ गए ना बात। ये यहाँ पर अगर कुछ क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो उसका मतलब सीधा है कि बॉडी है तो रिजिड बॉडी है, ठीक है ना। फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए, आपस में उनमें कोई मोशन नहीं होना चाहिए। समझ गए ना। तो दो चीज़ें सीखे आप कि हम यहाँ पर जो भी स्टडी करेंगे वो पार्टिकल की होगी। काइनेमेटिक्स में विदाउट एनी कॉज स्टडी करेंगे, सभी बॉडी रिजिड बॉडी होगी, ठीक। अब यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है, आपने देखा होगा कि आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन आपके लिए ट्रेन का मोशन हो रहा है, लेकिन अगर ट्रेन के कंपार्टमेंट में कोई बैठा हुआ है और दूसरा सामने बैठा है तो उसके लिए वो सामने वाला रेस्ट में है और ट्रेन भी उसके लिए रेस्ट में है। आप समझ रहे हैं ना ये बात। आप अर्थ है, आप अर्थ तो मोशन हो रहा, आपको मालूम है अर्थ में कॉम्प्लिकेटेड मोशन है। दो मोशन आप जानते हैं, एक तो ये अपने एक्सिस के अबाउट, ये अपने एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रही है। जब हम रोटेशनल मोशन में, ये रोटेशनल मोशन है ना, ध्यान दें, ये रोटेशनल मोशन अपने एक्सिस इसका ये है, ये सेंटर से जाने वाली लाइन अंदर से, ठीक, उसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। ये रिजिड बॉडी है, ठीक है। ये बॉडी लेंगे अब यहाँ पर, ये पार्टिकल नहीं वहाँ पर, लेकिन जब ये सन के चारों तरफ ये रिवॉल्व करता है तब ये क्या होगा, पार्टिकल। समझ गए। यहाँ जब सर्कुलर मोशन में जाएंगे या एलिप्टिकल में तो पार्टिकल। अर्थ में भी मोशन हो रहा है लेकिन हम लोग तो आपस में रेस्ट में दिख रहे हैं। यूनिवर्स में कोई भी चीज़ रेस्ट में नहीं है, एब्सोल्यूट रेस्ट है ही नहीं। समझ गए ना। हम अर्थ को रेस्ट में मान लेते हैं, नहीं तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मोशन हो जाएगा। अगर कोई दूसरे डिस्टेंस से देखे या दूसरे प्लेनेट से देखे तो कहेगा कि नहीं आप तो मोशन में है, क्योंकि अर्थ मोशन में है। समझ गए ना बात ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और स्पीड वगैरह पढ़ने के पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किस फ्रेम से देख रहे हैं। हम ट्रेन का मोशन हो रहा है, हम प्लेटफार्म का मतलब है कि अर्थ फ्रेम, हम किस फ्रेम पर खड़े हैं। हम ट्रेन के अंदर से देख रहे हैं तो हमारा जो फ्रेम है वो ट्रेन हो गया। ये भी हो सकता है कि हम एक ट्रेन से बैठकर, अगर मान लो दो ट्रेन एक ही लाइन में सेम स्पीड से जा रही है 100 किलोमीटर पर आवर, आप एक ट्रेन में बैठे हैं, दूसरा देखेंगे तो रेस्ट लगेगी ना, रेस्ट में, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपका कोई ट्रेन रिवर्स डायरेक्शन या रेस्ट में है तो वो लगेगी रिवर्स जा रही है। इसका मतलब फ्रेम के चेंज होने से मैग्नीट्यूड भी बदलता है और डायरेक्शन भी बदल जाता है।
तो पहले तो फ्रेम डिसाइड हो। हम काइनेमेटिक्स में कोई भी क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन अर्थ फ्रेम से ही होते हैं। जब आप कॉम्पिटिटिव उसमें जाएंगे तब रिलेटिव शुरू होते हैं, ठीक है ना। तो जब भी हम किसी स्टडी करेंगे मोशन की, तो हम पहले उसका फ्रेम डिसाइड करेंगे कि हम किस फ्रेम से देखना चाह रहे हैं कि डिस्टेंस। आप ट्रेन के अंदर बैठे हैं तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, प्लेटफार्म पर से देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। समझ गए ना बात। देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हम जिस फ्रेम से देखते हैं उसमें हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को अटैच करते हैं। जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आप पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको मालूम है कि हम 3 तरह से यूज करते हैं। एक 1 डायमेंशनल, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है। एक 2 डायमेंशनल, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक ओरिजिन। और तीसरा हम 3D, एक्स वाई और ये जेड इधर है, हम बना लेते हैं यहाँ डायरेक्शन जेड का, ठीक है। देखो, जैसे मान लो कोई पार्टिकल जो है वो यहाँ से स्टार्ट होके इधर को जा रहा है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला काम है, आप ओरिजिन अटैच करें, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लाना है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिससे हम देख रहे हैं उसी पर कोऑर्डिनेट अटैच होगा। समझ रहे हैं ना बात को। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डिफिनीशन में ये लोग कोऑर्डिनेट को भी दे देते हैं कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मेरी बात समझ रहे। और एक बात समझने की कोशिश करें, मान लो कोई जर्नी किसी एक प्लेटफॉर्म से स्टार्ट होती है और वो स्ट्रेट लाइन जर्नी है, अभी तो स्ट्रेट लाइन चलेगा। तो देखो, यहाँ से स्टार्ट होकर स्ट्रेट लाइन जा रहा है। अगर आपने यहीं ओरिजिन लगा दिया तो आपके लिए थोड़ा इजी पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ से यहाँ तक गया, आप डिस्टेंस नाप के बता देंगे इतनी है। आप समझ रहे हैं ना बात। अगर मान लीजिए आपका मोशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और आपने यहाँ ओरिजिन लगाया, ठीक, और यहाँ तक पहुँच गया, तो ये डिस्टेंस आप मेजर कर लेंगे। मान लीजिए मोशन आपका यहाँ से स्टार्ट यहाँ से हो रहा, ओरिजिन आपने यहाँ लगाया, तो ये 2D की प्रॉब्लम बन गई। बात समझ रहे हैं ना। अब जैसे रूम में है, मान लीजिए आप यहाँ से मोशन स्टार्ट हो रहा है, हम ओरिजिन यहाँ कॉर्नर में लगा दें, तो ये 3D की प्रॉब्लम बन गई। ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है, आप 3D की बनाएंगे तो कॉम्प्लिकेटेड होगी। बात समझ गए। आप स्ट्रेट लाइन मोशन को वहीं लगाएं ओरिजिन, आपके लिए आसानी रहेगी, ठीक है ना। 3D लगाएंगे, तीसरा कोऑर्डिनेट और आ जाएगा, एक जेड। समझ गए बात को। तो जो ये डिफिनीशन लेते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, उसके लिए एक सीधे सीधे एक कोऑर्डिनेट जो सिस्टम होता है उसको लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बहुत डिटेल में नहीं, इसका हो सकता है कि व्हाट्सएप पर हम कुछ पोर्शन भेज दें, वो आप पढ़ लेना उसको, ठीक है ना। यहाँ पर लिखें ये रेफरेंस बॉडी, रेफरेंस बॉडी, हम रेफरेंस ऑफ फ्रेम का जो डिटेल है ना वो भेजेंगे आज, उसका जरा रीडिंग लगाना है, ठीक है ना। लिखो, ए रेफरेंस बॉडी टू विच coordinates are fixed, coordinates are fixed and mutually synchronized, synchronized, SYNCHRONISED, synchronized clock form the reference frame, form the reference frame, form the reference frame। बहुत डिफिनीशन वैसी है क्लासिकल। ए रेफरेंस बॉडी टू विच कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहाँ कोऑर्डिनेट को अटैच करेंगे रेफरेंस बॉडी में। आप कोऑर्डिनेट को अटैच कर सकते हैं अर्थ फ्रेम पर, तो हमारा अर्थ रेफरेंस फ्रेम होगा। ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन पर अटैच कर दें। और क्लॉक इसलिए कि हर प्लेनेट पर, हर सिस्टम में क्लॉक का टाइमिंग अलग अलग होती है, इसलिए जब अर्थ पर हैं तो इसका एक अपना सिस्टम है क्लॉक का, ठीक है ना। इतना ये 24 आवर होंगे, इतना ये 1 आवर होगा, हम उसी हिसाब से उसकी स्टडी करेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट पैरा में लिखें, वी नीड फिक्स लाइन, वी नीड फिक्स लाइन टू स्पेसिफाई, वी नीड फिक्स लाइन to specify the position of particle, we need fixed line to specify the position of particle. These lines are called coordinate axis,
these lines are called coordinate axis. The point to which coordinates axis are the point to which the coordinate axis are attached is called the origin of frame of reference. लिखा the point to which the coordinates are axis are attached is called origin of frame of reference. origin of frame of, आप समझ गए होंगे बात को, ये लाइन है कोऑर्डिनेट एक्सिस और जहां पर ये आप कट कर रही हैं इस पॉइंट पर ये एक्सिस जहां पर अटैच करेंगे, ठीक है ना। तो क्यों किया स्टडी आप समझ रहे हैं ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टडी, पहले आप जब कोई न्यूमेरिकल आएगा तो देखो ध्यान रखना 11th में जो न्यूमेरिकल होते हैं वो सभी अर्थ फ्रेम से होंगे। जब वो कुछ नहीं लिखते हैं तो हम नेचुरल मान लेते हैं कि अर्थ फ्रेम, और अर्थ को हम रेस्ट में मान लेते हैं। बात समझ गए, नहीं तो मोशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, समझ रहे ना बात। और कॉम्पिटिटिव में आता है उसमें फ्रेम चेंज हो जाता है, तो उसमें ध्यान देना पड़ता है कि किस फ्रेम से ये पूछ रहा है, कि अर्थ फ्रेम से या किसी और फ्रेम से, समझ गए ना। और फ्रेम का मतलब आप समझ गए कि कोऑर्डिनेट सिस्टम को अटैच करेंगे तब आप स्टडी करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखो एक बात है, अगर मान लो हम ये बोलें कि यहाँ पर एक पार्टिकल है सिचुएटेड, आपसे पूछा कहाँ पर है, तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। कहाँ पर है आप कैसे बता देंगे कहाँ पर है, कब बताएंगे, जब आप कोऑर्डिनेट लगा लेंगे कि नहीं भाई इसका x, y ये है, यहाँ ओरिजिन है, ये x है, ये y है। तो बिना कोऑर्डिनेट लगाए आप पोजीशन कैसे बता देंगे, समझ गए ना बात ये। तो इसलिए कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब ही जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है ना। जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं वो कई तरह के होते हैं, ठीक है ना। उनमें हम अभी उनको न्यूटन्स लॉ में नोट कराएंगे। एक इनर्शियल होता है, एक नॉन इनर्शियल, हम ऐसे ही बता दे रहे हैं आपको है। इनर्शियल फ्रेम वो होते हैं जो रेस्ट में है या जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। दिखा देंगे 2 लाइन अभी, आप समझ रहे ना। देखो आप भी समझ रहे, कोई भी फ्रेम रेस्ट में नहीं है, तो हम क्या करें, हम अर्थ को रेस्ट में मान लेते हैं। और समझ लें, जब हमने अर्थ को रेस्ट में मान लिया तो अर्थ के रिलेटिव आप अगर कोई ट्रेन हो, बस हो, कोई और फ्रेम हो, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब समझते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट। ध्यान रखें अभी आगे आएगा, ये पार्टिकल मूव कर रहा है, अगर इसकी स्पीड चेंज हो गई तो वेलोसिटी चेंज हो गई, समझ गए ना। और अगर सीधे जा रहा है, टर्न ले लिया, तब भी वेलोसिटी चेंज हो गई क्योंकि डायरेक्शन बदल गया। तो कौन सा फ्रेम है इनर्शियल, जो न्यूटन्स लॉ में इनर्शियल और नॉन इनर्शियल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, स्पेशली कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में। तो अर्थ जो है उसको हम इनर्शियल मान लेते हैं, ठीक है ना। वैसे अर्थ स्ट्रिक्टली नॉन इनर्शियल फ्रेम है, क्यों, अर्थ खुद ही रिवॉल्व कर रहा है, और जितने फ्रेम एक्सीलरेटेड हैं वो सभी नॉन इनर्शियल है और सभी फ्रेम एक्सीलरेटेड है। तो अर्थ को जब रेस्ट में मान लिया तो कोई भी ट्रेन अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, बस जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो वो भी इनर्शियल मान लेते हैं। समझ में आ गई बात। तो हेडिंग डालें, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका बहुत डिटेल न्यूटन्स लॉ में, यहाँ ज़रूरत नहीं है। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिखा, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लिखिए, दोज फ्रेम विच आर एट रेस्ट, दोज फ्रेम विच आर एट रेस्ट और in uniform motion, those frame which are at rest or in uniform motion in straight line, those frame which are at rest or in uniform motion in straight line are called inertial
are called inertial and which are accelerated are called non-inertial. लिख लिया, समझ गए होंगे बात को, ठीक है ना। फिलहाल इनर्शियल नॉन इनर्शियल न्यूटन्स लॉ डिटेल में, फिलहाल रफली आप समझ लें कि जो रेस्ट में है और अर्थ को स्ट्रिक्टली ध्यान रखें कि हम रेस्ट में मानते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालें आप, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आपको हमने वेक्टर में बताया था। पोजीशन वेक्टर देखिए, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल। तुमने बात सुनो, जो रेफरेंस फ्रेम लिखे थे ना, उसमें ये 1D 2D और 3D बना दें, वहाँ छोटा सा बना दें, जरा बना लो। ये लाइन बना लिया था, ये 1D, ये 2D, ये 3D, ये 1D, ये 2D और ये 3D, तीन तरह के हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वहीं 60 में ऊपर बना दें अगर नहीं स्पेस है तो, 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल पर लाइन खींचना, एक स्ट्रेट लाइन खींचो, ऑरिजिन बनाओ, एक्स एक्सिस बनाओ, 1D हो गया, एक्स वाई बनाओ, यानी तीन तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। हाँ, वापस आते हैं पार्टिकल पर, क्या लिख रहे थे, पोजीशन वेक्टर। देखिए, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बाई ए पार्टिकल ऑफ ए पार्टिकल, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल specified, the shortest distance of a particle specified completely in magnitude and direction. The shortest distance of a particle specified completely in magnitude and direction from the origin of frame of reference, from the origin of the frame of reference is called position vector, is called position vector. यहाँ देखें, ये पार्टिकल P है, ओरिजिन से इसको मिला दो, ये आपका पोजीशन वेक्टर है। इसको हमने R से लिखा है OP, और 3D में तुम्हें मालूम है XI YJ और ZK से रिप्रेजेंट करेंगे, उसका नाम ही है पोजीशन वेक्टर, उसकी पोजीशन शो कर रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ बना दें डायग्राम में, लिख दें R = XI YJ और ZK। मैग्नीट्यूड निकल आएगा इसका, डायरेक्शन आपने निकाले हैं इसको, XI YJ + ZK। डायग्राम में देख लें, OP है पोजीशन वेक्टर, P पॉइंट है, O से P तक पोजीशन वेक्टर, उसी को R से वेक्टर लगा के लिख दिया है, ठीक है, XI YJ + ZK, ठीक है, समझ गए ना। अब मालूम क्या किया आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिसाइड कर लिया, पार्टिकल की पोजीशन डिसाइड कर ली कि ये कहाँ पर है, ठीक। अगर इसका एक भी मैग्नीट्यूड X Y Z चेंज हो रहा है तो समझ लो ये मोशन में है, अदरवाइज रेस्ट। समझ गए ना, कोऑर्डिनेट, कोई भी कोऑर्डिनेट चेंज हो वो समझ रहे होंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालें, रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन,
रेस्ट एंड मोशन। मोशन भी 1D 2D 3D कहीं भी हो सकता है। रेस्ट एंड मोशन लिखिए, इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट is changed with time, if position vector of an object is changed with time, it is said to be in motion, it is said to be in motion। otherwise it is rest, otherwise it is rest। ठीक है, अगर पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है तो मोशन में, अदरवाइज रेस्ट में। ठीक, नेक्स्ट पैरा में लिख दें, इफ ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स एक्सिस, if all the 3 coordinate axis remains unchanged, if all the 3 coordinates axis remains unchanged, then particle is at rest, if all the 3 coordinate axis remains unchanged, then particle is at rest। तो हम यहाँ पर ये नहीं लिखा रहे हैं आपको कि एब्सोल्यूट रेस्ट कोई चीज़ नहीं है, ठीक है ना, हम अर्थ को एब्सोल्यूट रेस्ट मान लेते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। नहीं, वो 2-3 लाइन है, उनकी ज़रूरत नहीं है। आप नेक्स्ट हेडिंग डालें, काइंड्स ऑफ मोशन, काइंड्स ऑफ मोशन। तो हम लोगों ने ये कर लिया कि रेस्ट और मोशन क्या है, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे कि कितने टाइप के मोशन होते हैं। ठीक, काइंड्स ऑफ मोशन लिखिए, नंबर 1 ट्रांसलेटरी, नंबर 1 ट्रांसलेटरी, नंबर 2 रोटेटरी, थर्ड ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन एक ही बात है। थर्ड ऑसिलेटरी, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और थर्ड ऑसिलेटरी मोशन। हमारा पहला टॉपिक ट्रांसलेटरी मोशन का है। देखो, एक रफली रोटेटरी, ये जो थर्ड है ना ऑसिलेटरी, ये मालूम है, सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट करता है, ठीक है ना। स्प्रिंग में कोई ब्लॉक लगा दें और ब्लॉक को आप कंप्रेस कर दें तो ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑसिलेटरी है, वो काफ़ी आगे है वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है ना। और जो रोटेटरी मोशन, ये अर्थ है अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है, आपको मालूम है, ठीक है ना। तो ये रोटेटरी मोशन है, ठीक है। जब यही ट्रांसलेटरी के 2 पार्ट हैं, ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन मोशन भी है, उसे रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन को। और दूसरा ये जैसे सर्कुलर मोशन जब होता है ना, वो भी ट्रांसलेटरी में आता है, क्योंकि आपने ध्यान दिया हो कि जब अर्थ है, चाहे जितनी बड़ी हो, सन के अबाउट जब वो रिवॉल्व कर रही है तो हमने इसे पार्टिकल मान लिया, फिर वो पार्टिकल चल रहा है, समझ गए ना बात को। तो वो भी आपका जो है वो ट्रांसलेटरी है। तो पहला हेडिंग डालें, हमारा पहला टॉपिक ट्रांसलेटरी है। ट्रांसलेटरी के अंदर 2 टॉपिक आएंगे, एक मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, जो फर्स्ट टॉपिक है जिसमें आप इक्वेशन पढ़ते हैं, ठीक है ना, और दूसरा सर्कुलर या प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, तो लिखें पहला ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। when a body moves such that its all points, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग चीज़ है, बुक्स में थोड़ा अलग अलग मिलता है कहीं कहीं पर, ठीक है ना। कहीं पर उन्होंने ट्रांसलेटरी को अलग कर दिया है, सर्कुलर को अलग, लेकिन वो उसी में आते हैं दोनों, ठीक है ना। तो क्या लिखा, व्हेन ए बॉडी मूव्स सच दैट इट्स पॉइंट्स, इट्स, ठीक से लिखना, व्हेन ए बॉडी मूव्स सच दैट इट्स ऑल पॉइंट्स लिखना है, इट्स ऑल पॉइंट्स मूव्स
along parallel lines. When a body moves such that its all points moves along parallel lines, it is said to be translatory motion. When a body moves such that its all points moves along parallel lines, it is said to be translatory motion. It is said to be translatory motion. नेक्स्ट पैरा में लिखें, when the initial and final position, when the initial and final position of the points, when the initial and final position of the points of the body is joined a family of, कॉमा लगा के लिखना, a family of straight parallel lines, a family of straight parallel lines of same length is obtained. लिखा, a family of straight parallel lines of same length is obtained, then motion is called translatory. Then motion is called translatory. हमारे डिफिनीशन को बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। मान लीजिए ये ब्लॉक है और ये स्ट्रेट लाइन में यहाँ आ गया, सेम ब्लॉक है, हमने थोड़ा साइज बना दिया हो वैसे। इसका कोई भी पॉइंट ले लें, देखो ये वाला पॉइंट है, ये जब यहाँ मोशन होके आया तो यहाँ पहुँच गया, ठीक। ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल, इसको मिला दो, ठीक। और एक पॉइंट लो, ये पॉइंट यहाँ पहुँच गया। और ठीक से देखना, ये तो स्ट्रेट लाइन में तो क्लियर है, ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी और इनकी लेंथ सेम होगी, इक्वल होगी। समझ गए ना? ट्रांसलेटरी में, स्ट्रेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सर्कुलर मोशन या कोई भी कर्व का मोशन हो, मान लीजिए एक ब्लॉक यहाँ पर है और वो यहाँ आ गया, ये इसकी इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल। देखिए ये वाला कॉर्नर यहाँ पहुँच गया, हम अभी डिफिनीशन मिलवाएंगे आपको, मिला दो सीधे, ओके। एक पॉइंट और ले लो, ये पॉइंट यहाँ पहुँच गया, ये लाइन पैरेलल और सेम लेंथ होगी। समझ गए ना? जा कहीं से भी रहा हो। अब आप डिफिनीशन को फिर चेक करें, काम की चीज़ है, ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ है इसकी। व्हेन ए बॉडी मूव्स सच दैट इट्स ऑल पॉइंट्स मूव्स अलोंग पैरेलल लाइंस, सारी लाइनें पैरेलल होंगी, एंड इट इज सेड टू बी ट्रांसलेटरी मोशन when the initial and final position of the points of the body is joined, a family of straight parallel lines of the same length is obtained. आगे बात समझ में? नीचे लिखा है, it is classified under नंबर 1 लिखें, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन में लिखें, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन लिख दो सीधे, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। बहुत अच्छी एग्जाम्पल है मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन का, मालूम क्या? फ्रीली फॉलिंग बॉडी, बहुत सीधा बिल्कुल लाइन, कोई कंफ्यूजन नहीं। आप पार्टिकल को यहाँ से छोड़ दो, सीधे स्ट्रेट लाइन नीचे। समझ गए ना? तो एग्जाम्पल उसका जो है मोशन फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ये आप बर्ड फेंको जो भी हो। आपने लिख दिया रेक्टिलिनियर मोशन, यानी मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, यानी पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना? सेकंड लिखें, कर्वी लिनियर मोशन। कर्वी लिनियर मोशन, इसमें लिखें, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग an arbitrary curve. A particle moves along an arbitrary curve
एग्जाम्पल लिखें, सर्कुलर मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। सर्कुलर मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ गए ना बात को? अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि हम बेसिक थ्योरी से आते हुए हम इस पॉइंट पर आ गए कि हमको कौन सी स्टडी करनी है पहले, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, रोटेटरी नहीं लिखा रहे, रोटेशन में वैसे ही पढ़ेंगे, डिफिनीशन अलग से क्यों लेंगे, ठीक है ना, वाइब्रेटरी और वो, ठीक है ना। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। तो काइनेमेटिक्स में जब हम स्टडी करते हैं तो आपने देख पॉइंट लेते हैं, पहली बात पार्टिकल को, सभी बॉडी पॉइंट पार्टिकल, ठीक है ना, और कॉज से कोई मतलब नहीं, ठीक है। मोशन के टाइप आप समझ गए हैं। तो नेचुरल है कि जब हम काइनेमेटिक्स की स्टार्टिंग करेंगे तो वेरिएबल्स पढ़ेंगे उनके, वेरिएबल मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये कॉमन चीज़ें हैं, ठीक। तो हेडिंग डालें वेरिएबल्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, वेरिएबल्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, वेरिएबल्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, वेरिएबल्स VARIABLE, वेरिएबल्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। नंबर 1 लिखा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वो डिफिनेशन आप पढ़ते आए हैं 9-10 से, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। लिखिए डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ, ब्रैकेट में लिखा है लेंथ, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाई ए मूविंग पार्टिकल, कवर्ड बाई ए मूविंग पार्ट। आपने ये डायग्राम बना लिया था? नहीं बनाया ना? नहीं, वो बनाना है, वो ध्यान नहीं रहेगा बाद में। ये पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, ए पार्टिकल पहुँच गया यहाँ ए पर, और बी पार्टिकल यहाँ पहुँच गया। ये लाइन पैरेलल है और हमने लाइन खींच दी पैरेलल है, कहीं से कहीं बॉडी को मिला दो, कोई नहीं, एक रफली बना लें। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व में है, तो दोनों ही जो है वो रेक्टिलिनियर मोशन आते हैं। फटाफट खींच दें लाइन, कैसा भी ब्लॉक बना दें, हमें लाइन पैरेलल दिखानी है, इक्वल लेंथ दिखानी है और पैरेलल लाइन दिखानी है। बना लिया? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ते आए ना 9-10 से, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। देखिए डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाई ए मूविंग पार्टिकल, distance is the actual path covered by moving particle in a given interval of time, in a given interval of time, in a given interval of time। नेक्स्ट पैरा में लिखें द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, the straight line joining the initial and final position of the body, the straight line joining the initial and final position of the body is called displacement, is called displacement। Displacement is the change in position vector, displacement is the change in position vector, displacement is the change in position vector। हमने आपको पहले भी ये चीज़ बता दी है, आप मुझे ऐसे ही बता दें, ये एक्स एक्सिस है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, पार्टिकल ए पर पहुंचा, मान लीजिए ये 2 मीटर है,
B.2 मीटर है और C जो है ये भी 2 मीटर है। चलो पार्टिकल ने ऑरिजिन से स्टार्ट किया जर्नी, यहीं से टाइम स्टार्ट होता है, ठीक है। तो O से A कितनी डिस्टेंस है? 2 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी 2 मीटर है, ठीक। यहाँ तक B तक कितना है डिस्टेंस? 2 + 2 4 मीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भी 4 मीटर है। मान लीजिए कोई पार्टिकल O to A गया, O से B आया और B से A आया, कितनी डिस्टेंस हुई जरा बताएं? O से A से B और B से A वापस 6 हो गई, 2 + 2 + 2, ठीक है। तो डिस्टेंस हो गई 6 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2 मीटर। मालूम है ये बात, ठीक। ऑरिजिन पर वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0, यहाँ आ गया तो डिस्प्लेसमेंट -2, ठीक है ना। हम ध्यान रखें कि हम वेक्टर फॉर्म में जब लिखते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी को लिखने का मतलब होता है उसको I कैप और J कैप में लिखा जाए। जैसे मान लो हम जर्नी ले रहे हैं आपकी, इसको ध्यान से समझें, जर्नी है A to C, ठीक है। A से C गया, यहाँ से यहाँ तक, जरा बताएं इनिशियल पोजीशन, I मतलब इनिशियल, कितना है इनिशियल पोजीशन वेक्टर? A से स्टार्ट हो रही है जर्नी और C पर पहुंच गई, क्या है इनिशियल पोजीशन वेक्टर? A से स्टार्ट हो रही है, A से स्टार्ट है। हम हमेशा पोजीशन वेक्टर को कहां से देखेंगे? ओरिजिन से। तो ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस है? 2 है, और वेक्टर लगाना है इसलिए 2I लगा दो। समझ गए ना बात? हमें अब बताओ फाइनल क्या है? C पर पहुंच गया, क्या है फाइनल पोजीशन वेक्टर? -2I। समझ गए ना बात? अब ध्यान दें, डिस्प्लेसमेंट होगा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। समझ गए ना? तो फाइनल पोजीशन वेक्टर -2I, और यहां पर भी माइनस है, -2I तो -4I, क्योंकि जर्नी इधर हो रही है ना। समझ गए ना? हम हमेशा डिस्प्लेसमेंट, आप इसमें देखें 2D में आप पढ़ चुके हैं वेक्टर में ये बात। मान लो कोई पार्टिकल A से स्टार्ट होता है और B पर पहुंच रहा है, इसकी इनिशियल पोजीशन वेक्टर R1 है, यहाँ पोजीशन वेक्टर R2 है और ये ओरिजिन है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ A to B, इसी को हम R वेक्टर ले रहे हैं। तो AB वेक्टर हमें निकालना है, इसका क्या होगा? OA, ये ट्रेंगल रूल है उसमें, ठीक है, आप बाद में समझ जाएंगे। देखिए OA + AB इक्वल्स OB, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? AB इक्वल्स होगा OB - OA। OB का पोजीशन वेक्टर R2, इसका पोजीशन वेक्टर R1, इसको डेल्टा R लिख दे रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। आप समझ गए ना? ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में था, ये प्लेन पर है। 3D में भी हो सकता है, 2D में भी। इनिशियल पोजीशन क्या है? A, तो पोजीशन वेक्टर क्या है? R1। फाइनल पोजीशन B, तो पोजीशन वेक्टर R2, ठीक है ना। जब भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालें तो फाइनल माइनस इनिशियल निकालेंगे, ठीक है ना। आपको मालूम है ये चीज़ जो ऑलरेडी, ठीक है ना। तो क्लोज करते हैं इसको फिलहाल, कल हम डिटेल में पहुंचेंगे।